बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये आज का दूसरा व्लॉग है, इसलिए इसकी अहमियत इसलिए है कि डेवलपमेंट्स हुई। सुबह मैंने आपको कहा था एक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी? वो थी कि साबिक़ खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के एक मुबैना डायरी, जो कि उस वक्त तहवील में ली गई जब पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने गई। इस डायरी के साथ कुछ डिवाइसेस भी थी, कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे, कुछ इस टाइप की चीज़ें थी जो कि उस वक्त पुलिस ने शायद तहवील में ली, और उनके फ़ोरेंसिक डाटा के लिए कहा जाता है कि उनको भिजवा दिया गया है। लेकिन ये डायरी सामने आ गई, और ये कहा जाता है कि इस डायरी के अंदर जो इमेजेस सामने आए हैं, और उस डायरी को जब आप गौर से देखें तो उसमें से कुछ सफ़े जो हैं वो फटे हुए हैं। वो ऐसे है कि वो हरिडली किसी ने फाड़े हैं, और वो ज़ाहिर बात है, ये कहा जा रहा है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने वो फाड़े हैं और वो उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, फाड़ दिया। शायद वो नहीं चाहती थी कि उनके अंदर जो चीज़ें नोटेड हैं वो किसी और तक पहुँचें। इनकी अहमियत क्या है, तारीख़ क्या कहती है इस हवाले से, और जो इल्ज़ाम है साबिक़ खातून अव्वल के ऊपर कि वो इन्वॉल्व थी इमरान खान साहब की हुकूमत चलाने वाले मामलात के अंदर, और बहुत से मामलात जो पंजाब के अंदर होते थे, उस पे ज़रा लोगों को बहुत सा इबाम भी है, बहुत सी बातें। और इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? क्या तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? जो इम्प्रेशन है इमरान खान के बारे में, क्या उसको फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता? उस पर बात हो। एक और अहम डेवलपमेंट कि जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो कि पार्लियामान के अंदर गया, पार्लियामान ने उसके ऊपर बहस की और फिर पार्लियामान ने उसे पास किया उस कानून को। वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था जिसे हम स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं, और वो बन गया। और उससे तासुर ये लिया जा रहा था कि ज़ाहिर बात है मियाँ नवाज़ शरीफ को सज़ा 184(3) के मुकदमे में हुई थी, यानी 184(3) के तहत जो पटिशन आई थी उसमें हुई थी। जिस तरह जहांगीर तरीन साहब को भी ऐसे ही उनको नाअहली का सामना था और अभी तक है। तो ये तसव्वुर किया जा रहा था कि इस तरह से जब ये एक्ट आ गया है तो जो भी केसेस माजी में 184(3) के तहत डिसाइड हुए हैं आइन की शक के, उनके ख़िलाफ़ अब अपील की जा सकेगी। और रिव्यू का स्कोप को कहा जाता है कि बड़ा कर दिया गया था। अदालत ने ये फ़ैसला जून में महफूज किया था। अब ये तकरीबन 87 सफ़ों के ऊपर ये मुहित है। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का एक एडिशनल नोट भी है। टेक्निकल बातें अपनी जगह पर, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मियाँ नवाज़ शरीफ के केस को इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, असल मामला और माजरा क्या है, सादा ज़बान में ज़रा आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं कि आज अदालत ने यह फ़ैसला दे दिया कि ये कानून जो कि पार्लियामान ने पास किया था, उस पार्लियामान ने जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब बहसीत वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे, कायदे ऐवान थे, और ये मामला चला। देखिए, ये कानून पास तो हो गया, लेकिन ज़ाहिर बात है ये मामला अदालत के अंदर चला गया। और इस कानून के हवाले से शुरू से ये बात थी कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ख़ास मामलात के अंदर, ख़ास केसेस के अंदर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या जो लोग सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने हैं और अदालती फ़ैसलों के ज़रिए बने हैं, उनको एक रिलीफ देने के लिए, एसेंशली मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब जैसे लोगों के लिए। अब इस केस के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर जब ये अदालत ने कलअदम करार दे दिया है इसे, तो पहले तो आपको ये तारीख़ बता दूं अपने व्यूअर को जल्दी से कि ये पहला मौका नहीं है कि एक एक स्टैट्यूटरी लॉ यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का बनाया गया कानून उसे अदालत ने कलअदम करार दिया हो। ये पहला मौका नहीं है। अगर हम माजी करीब में भी चले जाएँ, 2012 के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया था, उसको भी इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने इसी तरह कलअदम करार दिया और कहा वो आइन से मुतसादिम है। इसको भी कहा यह अल्ट्रा वायरस है और आइन से मुतसादिम है। अब लोग कह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ के वापस पार्लिमानी सियासत के अंदर आने का रास्ता ख़त्म हो गया। ज़रा मैं थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर दे दूँ, क्योंकि कानूनी नुक्ता है बड़ा बारीक सा। देखिए, मियाँ नवाज़ शरीफ के सामने दो प्रॉब्लम्स थे। एक प्रॉब्लम है कि उनको अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड के अंदर वो कन्विक्टेड हैं। जब वो वापस आएंगे उनको अपनी कन्विक्शन को ओवरटर्न करवाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करके। वो अपील करेंगे, उनकी कन्विक्शन अगर अदालत ने ओवरटर्न की तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ की कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी। रह गई नाअहली वाली बात। हुकूमत ने, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट के अंदर एक तरमीम की, और उसके अंदर जो ताहियात नाअहली होती है 62 आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर, उसको कहा जी कि कोई भी नाअहली अगर होगी तो वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है कि वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, पार्लियामान का बनाया हुआ कानून है, वो आइन नहीं है। जबकि
आइन के बारे में 62(1)(f) की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समीउल्लाह बलोच केस के अंदर ये होल्ड किया था कि जो नाअहली 62(1)(f) के तहत होगी वो ताहयात होगी। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट के अंदर तो तब्दीली कर दी, तरमीम कर दी, लेकिन आइन की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो अभी तक उसी जगह खड़ी है। अब सवाल ये भी आता है कि क्या इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की नाअहली को 5 साल तक लिमिट करने के लिए, लाइफ टाइम से यानी ताहयात से 5 साल तक उसको कम करने के लिए, तो क्या अदालत में वो चैलेंज नहीं होगी? तरमीम किसी स्टेज पे हो सकती है? क्या अदालत उसे भी कलअदम करार दे देगी? क्योंकि पीटीआई के वकील अली जफर साहब बड़े लायक वकील हैं, उनका ये कहना है कि ये क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है तो ये इस तरह नहीं हो सकता जब तक आप आइन में तरमीम नहीं करेंगे। और 62(1)(f) की सज़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है तशरीह करते हुए आर्टिकल 62 को कि वो ताहयात होती है, जब तक आप आइन में तरमीम नहीं करेंगे तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नहीं हो सकती। अभी इस पर बहस बाकी है, लेकिन आज का जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट था जिसको अदालत ने कलअदम करार दिया, उससे मियां नवाज शरीफ के केस का डायरेक्ट ताल्लुक इसलिए नहीं क्योंकि हुकूमत ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी और फिर उनकी जो नाअहली है वो 5 साल तक होगी। अब जहांगीर तरीन साहब अगर उस तरह देखा जाए तो उनकी भी 5 साल मुद्दत, वो 2017 में या 18 में उनको नाअहल किया गया था, उनके भी 5 साल पूरे हो गए। मियां नवाज शरीफ की भी नाअहली ख़त्म हो जाती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने अपनी 2 कन्विक्शन, 2 सज़ाएँ कलअदम करानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अगर कलअदम हो जाती हैं और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी अपनी जगह रहता है, उसको अदालत कलअदम नहीं करती, तो फिर मियां नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ सकेंगे और अगर उनकी पार्टी को वोट मिलता है तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, उस पर कोई कतगन नहीं है। तो ये एक टेक्निकल सा बुनियादी नुकता था, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब ज़रा आ जाइए कि जो आज चीज़ें सामने आई मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की उस मुबैना डायरी के हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि बहुत से लोग इस बात पे सीख पाए हैं कि जी देखिए एक डायरी है, उसको क्यों किया जा रहा है, उस पर क्यों बातें की जा रही हैं। मैं इस बात तक तो ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त ये कहते रहे, खुद इमरान खान साहब फरमाते रहे कि जी मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो है इमरान खान साहब की अहलिया साबिक़ खातून अव्वल, वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं इस बात को बसद एहतराम मैं ये कहता हूँ कि ये सरासर गलत और झूठ है। इसलिए पहले तो यहाँ से शुरू कर लीजिए। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा बेशक इमरान खान साहब की अहलिया हैं, लेकिन इमरान खान साहब के तकरीबन 4.25 साल दौर के अंदर उनकी मुकम्मल जो इंतज़ामी मामलात थे, जो हुकूमती मामलात थे, ख़ास तौर पर पंजाब के जो मामलात थे, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा उसके अंदर मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थी। अब मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ एक मिसाल देकर के वो किस हद तक इन्वॉल्व थी। देखिए, जब इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत आई तो जो पहला इशू, उस वक्त हालांकि साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस से, जो पहला इशू सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, वो क्या था? वो मामला था, वो केस था जिसमें एक आजकल एसएसपी हैं और अभी आजकल भी वो डीपीओ हैं कहीं पोस्टेड, उस वक्त डीपीओ पाकपतन होते थे रिजवान गोंदल साहब। रिजवान गोंदल साहब बुशरा बीबी साहिबा के जो साबिका शौहर हैं खावर मानिका साहब, उनके साथ उनकी कोई प्रॉब्लम हुआ और वो प्रॉब्लम भी इस वजह से हुआ कि मोहतरमा की जो बेटियां हैं और वो शायद कहीं जा रहे थे मज़ार के ऊपर, तो रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका कि भाई आप रात को इस तरह नंगे पाँव और इस तरह क्यों जा रहे हैं। तो उस पर लेन देन हुई और फिर तलखी बढ़ गई डीपीओ के साथ, और खावर मानिका साहब ने बुशरा बीबी के ज़ोर पर, उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उस्मान बुज़दार साहब, उनको ज़ोर डाल के कहा जी कि इस शख्स को इसके ओहदे से हटा दो। उनको ओहदे से हटा दिया गया और एहसन जमील गुजर साहब और फराह गोगी साहिबा उसके अंदर मुकम्मल इन्वॉल्व थे। फराह गोगी साहिबा की और क्या शनाख्त है? सिर्फ ये कि वो साबिक़ खातून अव्वल की दोस्त हैं, बहुत पक्की सहेली हैं। पंजाब के अंदर उनकी इंग्रेस इतनी ज़्यादा थी कि उस मामले से ये सिलसिला शुरू होता है। बतौर सहाफ़ी आपको एक चौंका देने वाला फैक्ट मिलता है कि बुशरा बीबी साहिबा कितनी इन्वॉल्व थी। पूरे पंजाब के अंदर जो अहम पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होती थी, आपका क्या ख्याल है वो जो पैसे लिए जाते थे वो कहाँ जाते थे? अब मैं आपको 2-3 अहम शख्सियात के नाम दे देता हूँ। एक तो बड़े ऑनरेबल आदमी, रिटायर हो गए हैं, वो डॉक्टर राहील सिद्दीकी साहब, वो बड़े ऑनरेबल आदमी और बड़े अपराइट ब्यूरोक्रेट थे। वो बुज़दार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। मैं अपने पीटीआई के दोस्तों को कहता हूँ कि कभी ज़रा डॉक्टर राहील सिद्दीकी साहब से सुनिएगा कि कैसे फराह गुज्जर साहिबा, एहसन जमील गुज्जर साहब
और उनका कनेक्शन खातून अव्वल से क्या था और ये बंदर बांट कैसे होती थी पोस्टिंग ट्रांसफर्स के पैसों के ऊपर। उस्मान बुज़दार साहब को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, चीफ मिनिस्टर पंजाब के दफ्तर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। एक और नाम ले देता हूँ, वो ताहिर खुर्शीद साहब आजकल ट्रबल्ड वाटर्स में हैं। ताहिर खुर्शीद साहब जिन्हें टीके के नाम से जाना जाता था, ज़रा उनको एक दफ़ा सामने ले आइए। वो बताएंगे कि एहसन जमील गुज्जर और फरा गोगी साहिबा किस तरह से पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर इन्फ्लुएंस करते थे और पैसों का बंदर बांट किस तरह से होती थी। अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि उस डायरी के अंदर को वो पर्सनल डिटेल्स नहीं है, वो को खुदा न खास्ता के ऐसी कि जी को अगर ऐसी होती तो लानत भेज दे, ऐसी इस किस्म की बात के ऊपर कोई इसके ऊपर क्यों तज्जिया या तबसरा करेगा। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो जैसे उन्होंने इनकी एक ऑडियो लीक सामने आई जिसमें वो डॉक्टर अरसलान साहब जो हैं, डॉक्टर अरसलान खालिद, जिनको अरसलान बेटे कह के वो बुला रही थी कि इस पे गद्दारी का बयानिया बनाना है, इस पे फलाना बयानिया बनाना है। साथ ही वो ये फरमा रही हैं कि कैसे मामलात को चलाना है। फिर उस डायरी के अंदर लिखा है कि हमने कैसे प्रेशर क्रिएट करना है, कैसे कैंपेनिंग करनी है। और इमरान खान, देखिए ये जो मामलात है ना कि उनके खामद यानी इमरान खान साहब खाएंगे क्या, वो इबादत के में नमाज पढ़ेंगे तो तस्बीह कौन सी करेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं, ये तो कोई भी बीवी करेगी जी अपने खामद के लिए, और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, उन पर तो कोई बहस बनती नहीं है। हाँ, जो बात काबिल एतराज़ है वो ये कि जब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा पोस्टिंग ट्रांसफर्स करवाएंगी, नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद है। मैंने 2 शख्सियात के नाम ले लिए हैं, ये लोग मौजूद हैं, हयात है, ज़रा इनसे पूछ लें इनको कि क्या चक्कर है और कैसे होता था सब कुछ। ये लोग क्लोज थे ना, देवर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब, और ये बता सकते हैं कि ताहिर खुर्शीद कौन है, ये बता सकते हैं एहसन जमील गुज्जर कौन है, फरा गोगी साहिबा कैसी थी। फरा गोगी साहिबा के घर पे जो लोग पुलिस के लोग 50-50 40-40 लोग तैनात होते थे, वो किस चक्कर में होते थे भाई, वो बगैर किसी वजह के तो नहीं होते थे। तो इतने दूध के धुले हुए तो कोई भी नहीं है। तो ये ज़रा जहन में रख लें। आप ज़रूर गाली गलोच करें, लेकिन फैक्ट को मैं और आप तब्दील नहीं कर सकते। मैं बार बार अपने तमाम दोस्तों को यही कहता हूँ। और जब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा साबिक खातून अव्वल किसी बिजनेसमैन के दफ्तर खुलवाने या बंद कराने के चक्करों में वो हीरे लें, हीरे की अंगूठियाँ लें, क्या ये बातें झूठी हैं? मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की जो बदउनवानी, ये जो माली बदउनवानी, इस चक्कर में DGISI उस वक्त के और आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब के पास ले गए कि जनाब ये इसका खुरा आपके घर में निकल रहा है, आपके घर में सारी चोरी हुई हुई है और ये ऐसा बंगलिंग हो रही है, इसको रोके। इमरान खान साहब ने उन्हें उनके ओहदे से हटवा दिया। आज इमरान खान साहब क्या ये कह सकते हैं वी कुडंट, वो कहा टीवी के अंदर इंटरव्यू में, वी कुडंट वर्क टुगेदर का तो इशू ही नहीं था। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, जनरल आसिम मुनीर साहब DGISI बनकर, उसमें बड़ी बात क्या थी, DGISI बहुत से आते हैं, बहुत से जाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने बताया, और बाय द वे जनरल आसिम मुनीर साहब ने बाजवा साहब को भी बताया कि नहीं मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे मैं ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरी डायरेक्ट आजकल रिपोर्टिंग लाइन उनकी है प्राइम मिनिस्टर की, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि जनाब ये हो रहा है पंजाब के अंदर, और इसमें माजरत के साथ खातून अव्वल इन्वॉल्व है। और खातून अव्वल के साथ जो प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ था, सबको पता था कि खातून अव्वल कैसे ऑपरेट करती हैं, फरा गोगी साहिबा का क्या लिंक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कैसे होती हैं। यार कोई खुदा का खौफ करे। ये बातें मैं बार बार कहता हूँ हवा में तहलील नहीं हो गई, ये फैक्ट्स हैं जो कि अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं। लिहाजा इस डायरी के अंदर अगर ये लिखा है कि कैंपेनिंग कैसे करनी है, इमरान खान साहब के वकला ने क्या करना है, अदालतों में क्या होना है, बंदियाल आ गया तो ये होगा, मामू का जिक्र किया जा रहा है तो वो मामू कौन है, वो बाजवा साहब ही होंगे, फिर सलमान अकरम राजा साहब को उल्टे सीधे अलकाबाद से नवाजा जा रहा है, इस तरह की और 10,000 बातें लिखी हैं। तो ये कोई घरेलू खातून, बेशक वो घरेलू भी हैं, लेकिन उनकी सियासत के अंदर मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट थी, नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर उनकी मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट थी। और इमरान खान साहब के दौर में पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, हुकूमती मामलात, उनकी इनग्रेस, कौन इनकार कर सकता है जी उससे, उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। तो बसद एहतराम मैं अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कहता हूँ कि आप गालियाँ ज़रूर दें, लेकिन ये ऐसा फैक्ट है कि आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।